अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 और इसमें आज हम एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग प्रिसाइज डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर जो हम फिनोमिना यूज़ करते हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 1881 में एल्बर्ट माइकलसन ने एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया जो कि एक बहुत ही जेनेरिक सा इंस्ट्रूमेंट था जो यूज़ किया जा सकता था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने बहुत सारी फील्ड्स के अंदर अपनी एप्लीकेशंस जो थी वो डेवलप की और उन्हीं एप्लीकेशंस की बेस पे इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा सराहा भी गया। उन्हीं एप्लीकेशंस में से इसकी एप्लीकेशन थी स्टेलर्स मेजरमेंट, यानी हमने इजरामी फ़ल्की के हवाले से अगर कोई मेजरमेंट्स करनी है, स्टार्स के डिस्टेंसेस की मेजरमेंट करनी है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की टेस्टिंग के लिए हमने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और जिस बेसिक पर्पस के लिए एल्बर्ट माइकलसन ने इसे डिज़ाइन किया था, वो था डिस्टेंसेस को हाई प्रिसिजन के साथ मेजर करने के लिए। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम स्मॉल डिस्टेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रिसिजन के साथ मेजर कर सकते थे। अगर हम इस आर्टिकल के स्टार्ट में देखें तो स्टूडेंट्स ये चीज़ मेंशन भी है कि ये माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल डिस्टेंसेस को एक्सट्रीमली हाई प्रिसिजन के साथ मेजर कर सकती है। तो इसे हम लोग लिख भी लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू it is a device used to measure small distances with high precision। बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस हों स्टूडेंट्स तो उन्हें हम बड़ी प्रिसाइसली इस डिवाइस की मदद से मेजर कर सकते हैं और यही हमारे इस आर्टिकल का बुनियादी नतीजा भी है, रिज़ल्ट भी है, जिसमें हमने देखना है कि इस डिवाइस को किस तरह से स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ज़्यादा एक्यूरेटली इस डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें या डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो ये मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है। ये क्या है? इट इज़ अ प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट। पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि ये एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स के अंदर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जहाँ पे भी लाइट इंटरफेयर कर रही हो, लाइट की इंटरफेरेंस हो रही हो, तो उन फ्रिंजेस को हम लोग अभी तक सिर्फ स्टडी करते आए हैं, लेकिन उन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को हमने यूज़ करके किसी एप्लीकेशन में स्पेसिफिकली कोई एडवांटेज गेन नहीं किया। ये पहला एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें हम देखेंगे कि इस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। क्या है? इट इज़ अ प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बाय कीवर्ड स्टूडेंट स्प्लिटिंग अ लाइट बीम इनटू टू पार्ट्स। एक लाइट बीम को दो पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड करेगा एंड रिकॉम्बाइनिंग देम, और उसे फिर रिकॉम्बाइन करेगा आफ्टर दे हैव ट्रेवल्ड डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ्स। जब उन्होंने डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ्स ट्रैवल किए होंगे तो उसके बाद ये उन्हें दोबारा से रिकम्बाइन करेगा और उससे जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगी उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को। हमारी बुक में भी फिगर बनी हुई है, हम उसको साथ साथ ड्रॉ करते हैं और बुक वाली फिगर के अकॉर्डिंगली इसे समझेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसे हम बीम ऑफ लाइट को ले सकते हैं जो ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाएगी। हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद इसके सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन भी करते हैं, डिस्क्राइब भी करते हैं और एक एक करके लिखते भी हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इससे आगे फासले पे एक हमारे पास ग्लास मौजूद होता है। ये मैं आपके सामने ग्लास की स्लैब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आप देख रहे होंगे। मैंने एक
थोड़े से टिल्टेड एंगल के ऊपर प्लेस किया। और स्टूडेंट्स इसको हम नॉर्मल ग्लास नहीं कहते, बल्कि इसकी यहाँ पे बॉटम वाले पार्ट पे हम लोगों ने सिल्वर का कोट किया हुआ है। इसे हम लोग स्टूडेंट्स नाम देते हैं G1 का। G1 स्टूडेंट्स क्या है? ये ग्लास की एक प्लेट है जो हमें नज़र आ रही है, और इस ग्लास की प्लेट के नीचे वाला जो पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन सेमी सिल्वर पेंट है या सेमी सिल्वर कोटिंग है। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि ग्लास एक ऐसा मटेरियल होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। जब उस पर लाइट फॉल करती है तो लाइट का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से रिफ्रैक्ट होके आगे चला जाता है, उसमें से पास करके आगे चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम एक ग्लास को एक मिरर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मिरर में कब कन्वर्ट होता है? हमने देखा है कि हमारे घरों में भी जो ग्लास या मिरर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अगर हम उसको देखें तो किसी भी मिरर की बैक साइड पे एक रिफ्लेक्टिंग कोटिंग हुई होती है। वो कोटिंग क्या काम करती है कि जब उस पे लाइट टकराती है तो लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और हम अपना इमेज, हम अपना अक्स उसमें से देख सकते हैं। यानी अगर एक ग्लास की बैक साइड पे हम लोग एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर दें तो वो ग्लास एक मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव कोटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा लाइट जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। और अगर वो कोटिंग जो है वो थिन होगी या ऐसी होगी कि वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट ना कर सके, तो फिर लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होके आगे चला जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने इस ग्लास की बैक साइड पे थोड़ी सी कोटिंग की हुई है, ये बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं है, यानी एक ऐसी कोटिंग है जो लाइट जब इसके ऊपर फॉल करती है तो ये लाइट के कुछ हिस्से को तो पास होने देती है, आगे जाने देती है, और कुछ हिस्से को रिफ्लेक्ट करा के वापस भेज देती है। ये हमारे पास एक हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। यानी अगर कंप्लीटली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होती तो इसका मतलब होता कि जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़नी थी वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जानी थी। अब ये हाफ सिल्वर्ड है या सेमी सिल्वर्ड है, तो इसका मतलब है जो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी उस लाइट का कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट होके आगे चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्लास की प्लेट है, और ये जो ग्लास की प्लेट हमें नज़र आ रही है हम इसे नाम देते हैं बीम स्प्लिटर का। स्टूडेंट्स साथ साथ हम इसको यहाँ पे लिखते भी जाते हैं। हमने देखा जो पहला हमारा हिस्सा था, जो पहला हमारा पार्ट था, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन में उसे हम लोगों ने नाम दिया, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। और ये इसके बाद जो हम लोगों ने दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट लगाया है, उसे हम लोग नाम दे रहे हैं बीम स्प्लिटर का। और ये जो बीम स्प्लिटर है इसे G1 के साथ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, और मैंने आपको बताया ये क्या है, ये एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास इसी तरह की बिल्कुल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्लास प्लेट ली है, कुछ फासले पे एक और इसी एंगल पे हम लोगों ने ग्लास प्लेट और रखी हुई है, जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और ये जो दोनों ग्लास प्लेट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखी हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल मटेरियल की बनी है, बिल्कुल एक जैसी ग्लास प्लेट्स हैं। और फिर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है, इस ग्लास प्लेट के आगे थोड़े से फासले के ऊपर हम लोगों ने एक मिरर प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो मैं मिरर आपके सामने बना देता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मिरर है, और मिरर का क्या मतलब है? मिरर का मतलब ये है कि ये लाइट को का कुछ भी हिस्सा जो है वो अपने में से पास करके आगे नहीं जाने देगा, बल्कि वो सारी की सारी लाइट जो है इसमें से पास करके इससे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं G2 का। और ये जो हमें यहाँ पे मिरर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग नाम दे देते हैं M2 का। और स्टूडेंट्स इसी तरह का हमारे पास एक और मिरर भी मौजूद है, जिस मिरर को हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है कुछ इस जगह के ऊपर। और इस मिरर को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं M1 का। तो स्टूडेंट्स अब इनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो दूसरी ग्लास प्लेट है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्पनसेटर प्लेट। और इस कंपनसेटर को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है G2 का। स्टूडेंट्स अभी कुछ देर में मैं आपको समझाऊंगा इसे कंपनसेटर प्लेट क्यों कहते हैं। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास मिरर्स हैं,
मिरर्स जिनमें एक हमारे पास M1 है और एक हमारे पास M2 है। और फिर स्टूडेंट्स एक हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट भी है जो यहाँ पे यूज़ होता है, जिसे हम लोग टेलीस्कोप का नाम देते हैं, जहाँ पे ऑब्जर्वर हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के पैटर्न को देख सकता है। वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें ज़रा, हम इसका बेसिक बेसिक वर्किंग को समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है और हमारी पहले वाली प्लेट पे पहुँचती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि लाइट इस ग्लास के अंदर जाएगी, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे इसकी अपर पार्ट जो है वहाँ पे रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं हुई। लाइट जब हमारे पास इस ग्लास के अंदर आती है तो हमें पता है वो अपने नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंड हो जाती है, तो लाइट यहाँ पे इस जगह तक पहुँचेगी। जब इसमें से ट्रैवल करते करते पीछे वाली रिफ्लेक्टिव सरफेस पे जाएगी, तो हमें पता है कि ये हम लोगों ने एक ऐसी रिफ्लेक्टिव सरफेस लगाई हुई है कि जिसने कुछ हिस्से को लाइट के रिफ्रैक्ट कर देना है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देना है। तो क्या होगा कि लाइट का कुछ हिस्सा इसमें से जब पास करके यहाँ तक पहुँचा था, तो इसमें से निकल के रिफ्लेक्ट होके आगे चला जाएगा और हमारी नेक्स्ट प्लेट तक पहुँचेगा। और जो उसका रिमेनिंग पार्ट था, वो रिमेनिंग पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा और वापस होने के बाद वो ऊपर की तरफ हमारे मिरर M1 की डायरेक्शन में चला जाएगा इस तरह से। और जो हिस्सा हमारी सेकंड प्लेट तक पहुँचे, वहाँ भी यही काम हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट करके आगे चला जाएगा और वो हमारे मिरर M2 की तरफ जाएगा। और इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन वो हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखें, जो पहले हमारे पास ग्लास की प्लेट G1 नज़र आ रही थी, इसको हम लोगों ने नाम दिया था बीम स्प्लिटर का। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे बीम स्प्लिटर का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही थी, उसने उस बीम ऑफ लाइट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। एक हिस्सा ऊपर M1 की तरफ चला गया और एक हिस्सा हमारे पास M2 की तरफ चला गया। तो स्टूडेंट्स इसलिए इसको G1 को बीम स्प्लिटर का नाम देते हैं। अभी जो बीम स्प्लिटर है हमारे पास, इसने दो हिस्सों में जब डिवाइड किया, दो डिफरेंट मिरर्स की तरफ लाइट गई, तो जो दो डिफरेंट मिरर्स हैं हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास ये जो माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर है, इसमें M1 और M2 ये मूवेबल होते हैं। मूवेबल होने का मतलब ये है कि इनको, जैसे ये M1 है, ये अप एंड डाउन अपने जो प्लेन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पाथ पे ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। इसी तरह जो M2 हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी अपने प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी इसकी जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में पॉसिबल है। लेकिन हम जो स्पेसिफिक केस अपनी बुक में डिस्कस कर रहे हैं वो है इसके डिस्टेंस के मेजरमेंट वाले एप्लीकेशन में। तो डिस्टेंस मेजरमेंट वाली जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास जो M2 यहाँ पे मिरर नज़र आ रहा है, ये स्टूडेंट फिक्स्ड होता है, यानी ये मूव नहीं करता। और ये जो M1 है हमारे पास, ये मूवेबल होता है। ये ऊपर और नीचे अपने प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकेगा। और इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अगर आपको ये दोनों मिरर्स जो नज़र आ रहे हैं, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी अगर आप इन दोनों के दरमियान में एंगल देखें, तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान में एंगल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त 90 डिग्रीज बन रहा है। किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, अगर इसके प्लेन को देखें तो ये स्टूडेंट्स इसका प्लेन है आगे की तरफ, और अगर इसके प्लेन की बात करें तो इसका प्लेन ये वाला है, और इन दोनों के दरमियान में अगर हम लोग एंगल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स वो एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है। तो ये इस तरह से प्लेस हुए हुए होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, हमारे पास एक बीम आई, बीम स्प्लिटर से टकराई, उसने एक हिस्सा बीम का मिरर M1 की तरफ भिजवा दिया और एक हिस्सा जो था वो M2 की तरफ भिजवा दिया।
M2 से भी रिफ्लेक्ट होने के बाद जो बीम इस डायरेक्शन में गई थी और जो बीम इस डायरेक्शन में यहाँ पे ऊपर गई थी, ये दोनों बीम्स रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों मिरर से वापस आएंगी। और जो रिफ्लेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, उसका कलर हम डिफरेंट ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। लेट्स सपोज जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस बीम आ रही है, उसको मैं यहाँ पे इस ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ऊपर से टकराई और टकराने के बाद वापस इधर आई। जब स्टूडेंट्स वो इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से टकराएगी, तो टकराने के बाद फिर से वही दो काम हो सकते हैं कि इस बीम का कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट होके सोर्स की तरफ चला जाएगा, और इसका जो कुछ हिस्सा है वो जब इसमें से पास करेगा तो पास होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस तरफ ट्रैवल करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। ये वो बीम है इस वक्त जो हमने यहाँ पे बनाई, जो मिरर M1 से नीचे की तरफ आ रही है। अगर इसे हम नाम दे दें बीम नंबर 1 का, तो ये 1 है जो इस वक्त यहाँ तक पहुँच गया। स्टूडेंट्स, जो यहाँ से बीम टकराई थी M2 से, वो यहाँ से टकराएगी और ट्रैवल करते हुए इस डायरेक्शन में आएगी। यहाँ से भी पास करते करते जब वो यहाँ पे पहुँचेगी तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होके आगे चला जाएगा और कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आ जाएगा। जो हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आ रहा है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग नाम दे देते हैं 2 का। ये पीछे से आने वाली बीम ऑफ लाइट थी। अब स्टूडेंट्स, ये जो पाथ आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 बीम्स ऑफ लाइट हैं, और वो दोनों बीम्स ऑफ लाइट इस वक्त यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वो एक ही पाथ पे, एक ही रास्ते पे ट्रैवल कर रही हैं, यानी इस वक्त वो ओवरलैप कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, जो डेफिनेशन हम लोगों ने या डिस्क्रिप्शन शुरू में हमने पढ़ी थी उसे दोबारा देखें। इट इज़ अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाता है, जो अभी थोड़ी देर में हम देखने जा रहे हैं। बाय स्प्लिटिंग अ लाइट बीम, इसने लाइट की एक बीम को स्प्लिट किया था 2 हिस्सों में, इनटू 2 पार्ट्स एंड देन रिकम्बाइनिंग देम, और उसके बाद उनको रिकम्बाइन कर दिया। लेकिन रिकम्बिनेशन से पहले हुआ क्या है? आफ्टर दे हैव ट्रेवल्ड आफ्टर दे हैव ट्रेवल्ड डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ्स। अब इन दोनों बीम्स ने डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ्स ट्रेवल किए हैं। अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो ये जो हमें मिरर M1 से आने वाली बीम नज़र आ रही है, अगर हम देखें कि यहाँ से उसने कितना पाथ ट्रेवल किया है, तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम इस पाथ को नाम दे देते हैं L1 का। ये L1 पाथ है जो इसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया और यहाँ से वापस आई। और अगर हम सेकंड बीम की बात करें जो इसने पाथ ट्रैवल किया है, अगर हम उसको मिरर के साथ मेजर करें, तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम इसे नाम दे देते हैं L2 का। तो हमें नज़र आ रहा है कि दोनों बीम्स ने डिफरेंट पाथ जो है वो ट्रैवल किया है। एक बीम ने यहाँ पे हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि कम पाथ ट्रैवल किया और दूसरे ने ज़्यादा पाथ ट्रैवल किया, लेकिन उसके बाद दोनों रिकम्बाइन हो गई हैं। अब जब रिकम्बाइन हो गई हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हम लोग कह सकते हैं देयर विल बी पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 बीम्स? तो यकीनन हमें नज़र आ रहा है कि ये कम फासला है और ये ज़्यादा फासला है, तो इसका मतलब है अब इनके दरमियान पाथ डिफरेंस हो गया। अब स्टूडेंट्स, अगर पीछे चलें और हम रिमाइंड करें उन चीज़ों को जो हम सीख चुके हैं, हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब होती है। हमने देखा था कि अगर हमारे पास मोनोक्रोमैटिक लाइट हो और वो लाइट जो है वो कोहेरेंट हो और उसके बाद वो ओवरलैप करें, जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो तो हम कहते हैं कि वो इंटरफेरेंस पॉसिबल है, जो कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, जो सोर्स है वो मोनोक्रोमैटिक था, तो उससे निकलने वाली लाइट भी हमारे पास मोनोक्रोमैटिक है। यहाँ से स्प्लिट हुई, स्प्लिट होने के बाद रिकम्बाइन हुई, तो एक ही सोर्स जो है उससे आने वाली लाइट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करके दोबारा कंबाइन किया, तो ये कोहेरेंट तो होंगी। तो कोहेरेंट होने की वजह से, मोनोक्रोमैटिक होने की वजह से और ओवरलैपिंग होने की वजह से ये यहाँ पे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करा सकती हैं। तो उस इंटरफेरेंस को यहाँ पे देखने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप मौजूद है, और जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं तो ये दोनों लाइट 1 और 2 जब इस हमारे ऑब्जर्वर तक पहुँचती हैं तो ये इंटरफेयर कर रही होती हैं, और इसकी इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 तरह की हो सकती है। हम लोग जानते हैं, या तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रही होगी? उन जगहों पे हो रही होगी जहाँ पे हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल बन रहा हो। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रही होगी, जहां पे हमारा जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 2n+1 इंटू λ/2 इसके बराबर हो जाएगा, या हम इसे ये भी कहते होते थे कि यहाँ पे हमारे पास λ/2 का ऑड मल्टीपल आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो हमें दोनों चीज़ें पता है, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह की इंटरफेरेंस पॉसिबल है, क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है वो हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे पता चल गई कि ये इंटरफेरेंस देगा हमें, और यहाँ से हम उस इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व भी कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस इंटरफेरेंस के पैटर्न को जब हम देखेंगे तो वो हमें किस तरह का नज़र आएगा, और दूसरा फिर उस इंटरफेरेंस के पैटर्न को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हाई प्रिसीजन में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारी बुक में इसका इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया गया है। हम जब इसका इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमारी बुक में फिगर भी दी गई है कि एक सर्कुलर फॉर्म में अगर हम इसके इंटरफेरेंस पैटर्न को देखें तो उसमें हमारे पास कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आती हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, इसको आप इमेजिन करें कि ये एक ब्राइट फ्रिंज है, और उसके बाद कुछ फासला हमें नज़र आता है जहाँ पे लाइट मौजूद नहीं होती, तो वो डार्क फ्रिंज होगी। और ये जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक और ब्राइट फ्रिंज है। फिर उसके बाद कुछ फासला ऐसा होगा जहाँ पे हमें कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, वो फिर से डार्क फ्रिंज होगी। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक और ब्राइट फ्रिंज, और फिर हमारे पास डार्क फ्रिंज, और फिर ब्राइट फ्रिंज। स्टूडेंट्स हमारी बुक में ये फिगर बनी हुई है, हम लोग उसे देख सकते हैं कि इस इंटरफेरोमीटर में जो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है इंटरफेरेंस का, वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, जिसमें ऑल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इस तरह से हमें नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास ये जो येलोइश ग्रीन कलर आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है, इसको आप समझें कि ये वो रीजन है जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, और जो इनके दरमियान वाला रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये वो रीजन है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, और वहाँ पे हमें लाइट नज़र नहीं आ रही। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो उस जगह पे होती है जिस जगह पे हमारे पास पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल आ जाए, और कंस्ट्रक्टिव उस जगह पे होती है जहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों तरह की इंटरफेरेंस हो रही है। अब वो कैसे हुई है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने अभी बात की कि यहाँ पे जो लाइट है वो कोहेरेंट भी है, और उसके साथ साथ मोनोक्रोमेटिक भी है, और ओवरलैपिंग भी कर रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो हमने G2 कंपनसेटर प्लेट यहाँ पे लगाई है, इस कंपनसेटर प्लेट का क्या काम है, क्या रोल है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए। ज़रा इमेजिन करिएगा, ये जो लाइट हमारे पास बीम यहाँ से चली, जब ये ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँची, स्प्लिट होने से पहले की बात है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इस पूरे पाथ के दौरान जो सोर्स से आने वाली बीम है, स्प्लिट होने के बाद हमने ये देखना है कि उस बीम ने हमारे ग्लास में से कितना फासला तय किया। अगर हम बात करें इसकी, जब ये बीम यहाँ से ट्रैवल करते करते इधर तक पहुँचेगी और फिर यहाँ से इसके अंदर जाएगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से उसने रिफ्लेक्ट होके वापस आना है। तो स्टूडेंट्स अगर देखें तो इसने इसके अपर सरफेस से नीचे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाते हुए एक दफ़ा इस प्लेट में से ट्रैवल किया, और उसके बाद जब यहाँ से वापस आई तो एक दफ़ा और इसने इस प्लेट में से ट्रैवल किया, और फिर यहाँ से ऊपर चली गई, और ऊपर से चलते चलते इस पॉइंट तक पहुँच गई, और फिर जब यहाँ से वापस नीचे आई और इसमें से रिफ्लेक्ट होके इधर पहुँची, तो ये 3 दफ़ा इसकी थिकनेस के बराबर जो डिस्टेंस था उसे ट्रैवल कर चुकी थी, और फिर ये नीचे की तरफ आ गई। यानी ये जो बीम जिसे हम लोगों ने 1 का नाम दिया है, जब ये यहाँ तक आ रही होगी तो यहाँ तक आने में ये
3 दफ़ा हमारे इस ग्लास की थिकनेस को पास कर चुकी थी। अब अगर हम बात करें दूसरी बीम की, जो यहाँ से पास होके आगे गई। अब स्टूडेंट्स जब ये यहाँ से पास होके आगे जाती है तो एक दफ़ा तो इसने भी ग्लास में से ट्रैवल कर लिया। अब आगे चलते 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 जब ये यहाँ पे जाएगी और इसमें से एक दफ़ा पास करेगी तो 2 दफ़ा इसने ग्लास में से ट्रैवल कर लिया। फिर इधर जाएगी और रिफ्लेक्ट होके जब वापस इसमें आएगी तो फिर एक दफ़ा और, यानी 3 दफ़ा इसने ग्लास में से ट्रैवल कर लिया। और जब यहाँ पे पहुँचेगी तो रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर देखें तो इसने भी टोटल 3 दफ़ा ग्लास में से ट्रैवल किया। अगर आप इमेजिन करें कि ये कंपनसेटर प्लेट हम यहाँ पे नहीं रखते, तो अगर कंपनसेटर प्लेट नहीं रखेंगे तो फिर जो बीम नंबर 2 है वो यहाँ से जाएगी, टकरा के इस पॉइंट से वापस आ जाएगी और वो ग्लास में से सिर्फ एक दफ़ा गुजरेगी। तो स्टूडेंट्स एक बीम जो है वो 3 दफ़ा गुजर रही है और एक बीम जो है वो सिर्फ एक दफ़ा गुजर रही है, अगर हमने G2 यहाँ पे प्लेस नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है कि वो दोनों बीम्स जो हैं वो कोहेरेंट नहीं रहेंगी और यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न नज़र नहीं आएगा। तो ये जो कंपनसेटर प्लेट है, ये इसको यहाँ पे रखने का मकसद ही यही है कि ये कंपनसेट कर सके उस पाथ को जो हमारी ऊपर की तरफ जाने वाली जो बीम है उसने ग्लास के अंदर ट्रैवल किया था। अगर ये नहीं होगी तो ये दोनों पाथ्स डिफरेंट हो जाएंगे और हम इंटरफेरेंस को नहीं देख सकेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स ये अलग से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटर प्लेट इन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, तो उसके आंसर में आपने यही लिखना है कि इट इज यूज्ड to compensate the distance traveled by the beam through the ग्लास। तो ये उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो फिर हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न नज़र आ रहा है वो आपके सामने यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है, जो हमने इस ऑब्जर्वर ने, हमारी इस डिवाइस ने यहाँ पे ऑब्जर्व करके हमें दिखाया था। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि इससे डिस्टेंस किस तरह से मेजर किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने अच्छे से समझ लेना है। तो स्टूडेंट्स कैसे डिस्टेंस इसमें हम लोग मेजर करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं और इसको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ये मिरर मूवेबल है, ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है और ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। अब जब इसकी लिटरल मूवमेंट करनी है तो हम इसे कितना मूव कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि इसको हम जब मूव करते हैं ऊपर और नीचे तो इसकी मूवमेंट बहुत स्मॉल है। प्रिसिजन स्क्रूज़ की मदद से हम इसको बहुत थोड़े 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 फासले पे करके ऊपर और नीचे मूव करा सकते हैं। इतना थोड़ा फासला कि हमारी विजिबल आई से हम उसे देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। अगर हमने देखना है तो हमें स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, क्योंकि इतना थोड़ा डिस्टेंस भी ये मिरर ऊपर और नीचे मूव करवाया जा सकता है बाय यूजिंग प्रिसिजन स्क्रूज़। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि ये जो हमें मिरर नज़र आ रहा है, इसका ये थोड़ा-सा हिस्सा, छोटा-सा हिस्सा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और इसको थोड़ा-सा इनलार्ज करके देखते हैं। ये वो वाला हिस्सा है यहाँ पे स्टूडेंट्स जिस जगह पे हमारे पास ये लाइट इस मिरर से टकरा रही है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा बड़ा करके स्टूडेंट्स आपके सामने बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ ये वो मिरर का हिस्सा है जिस पे लाइट टकरा रही है। इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हमने किया। समझ लें स्टूडेंट्स, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया। हम सिर्फ वो वाला हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे लाइट जो है वो आके टकरा रही है। अब स्टूडेंट्स देखें, लाइट जब इधर आएगी, टकराएगी इस जगह पे ऊपर की तरफ और टकरा के वापस नीचे की तरफ चली जाएगी। लाइट की बीम अपवर्ड डायरेक्शन में आई जिसे हमने 1 का नाम दिया हुआ था, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद वापस नीचे की तरफ चलेगी। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप मौजूद है, इस कंडीशन में इस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकती है? जब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है वो पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो इसको समझने के लिए हम आसान कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स ये सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे आपने क्वेश्चन के आंसर देने में कोट नहीं करना। इमेजिन करें कि जो दोनों लाइट बीम्स हैं इन्होंने डिफरेंट पाथ्स
ट्रैवल किए हैं, ये L1 और L2 हमें नजर आ रहा है। लेट्स सपोज इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ले लेते हैं, सिर्फ समझने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। सो इट्स लेट्स सपोज हमारे पास जो L2 है हमें ये नजर आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पाथ डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा पाथ है, और L1 जो है हमें नजर आ रहा है रिलेटिवली कम पाथ है। अब स्टूडेंट्स अगर इमेजिन करें, लेट्स सपोज हमारे पास जो L2 है, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, L2 जो है ये 110 वेवलेंथ्स के बराबर है। जो भी लाइट हम मोनोक्रोमेटिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसकी 110 वेवलेंथ्स के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला। और जो L1 है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये जो L1 है हमारे पास ये है 80 वेवलेंथ्स के बराबर, मल्टीपल ऑफ 80 वेवलेंथ्स। तो आप स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा। हमें पता है 110 में से जब 80 को माइनस करेंगे तो इस केस में जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा, मैं पाथ डिफरेंस को PD के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स वो पाथ डिफरेंस हमारे पास 110 माइनस 80 लैम्डा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 30 लैम्डा के। और जब ये 30 लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी तो लेट्स सपोज ये वो वाला हिस्सा है, ये जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इस वक्त की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग A का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है इस बीम ऑफ लाइट की वजह से। अब हमें पता है इससे ऊपर भी और नीचे भी बीम्स ऑफ लाइट्स होंगी, उनकी वजह से फर्दर हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफरेंट पॉइंट्स पे नजर आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हम इस मिरर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें ये मिरर नजर आ रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया हुआ था। अब स्टूडेंट्स अगर इस मिरर को हम थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा दें, कितना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं, ये देखें, जैसे ये मिरर इस वक्त यहाँ पे मौजूद था, हम इसको थोड़ा सा मूव करवाते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये मिरर इस वक्त यहाँ पे इस जगह पे पहुंच चुका है, ये इतना ऊपर मूव कर गया। अब जब स्टूडेंट्स ये ऊपर की तरफ मूव किया तो हम इसका डिस्टेंस देख सकते हैं कि ये कितना ऊपर की तरफ मूव किया। पहले ये यहाँ पे मौजूद था, अब ये मूव करते करते यहाँ से इस जगह तक आ गया। ये जो डिस्टेंस इसने मूव किया है, इस डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल L का। अब ये कैपिटल L किसके बराबर है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको प्रिसीजन स्क्रू की मदद से बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ मूव करा सकते हैं, तो हमने इसको बहुत थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करवाया। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जो हमने इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करवाया था वो स्टूडेंट्स बराबर था जो लाइट हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है उसके वेवलेंथ के 1/4 के बराबर, λ/4 के बराबर हमने इसको ऊपर की तरफ मूव करवा लिया। अब स्टूडेंट्स जब λ/4 ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आप इमेजिन करिएगा ज़रा, ये देखें जो लाइट की बीम पहले ही इस पॉइंट से टकरा के जा रही थी, ये देखें जो लाइट आई थी पहले वो इस पॉइंट से टकरा के वापस चली गई थी, अब वो इस पॉइंट से टकरा के वापस नहीं जाएगी। अब मिरर इस जगह पे मौजूद नहीं है बल्कि मिरर इससे ऊपर जा चुका है। जब मिरर ऊपर जा चुका है तो लाइट यहाँ से यहाँ तक और ऊपर जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें लाइट ने पहले की निस्बत कितना ज़्यादा फासला तय कर लिया, उसने λ/4 पहले की निस्बत एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर लिया। अब यहाँ से वापस नीचे भी आएगी और जब नीचे यहाँ तक आएगी तो एक दफ़ा और उसने λ/4 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और फिर अपने पुराने पाथ पे चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमने इसको λ/4 मिरर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा लिया था तो इस मूवमेंट की वजह से जो हमारी लाइट है उसने λ/4 ऊपर जाते हुए और λ/4 नीचे आते हुए ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस पहले की निस्बत ट्रैवल कर लिया। अब अगर इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को टोटल करें, क्योंकि λ/4 ऊपर जाते हुए और λ/4 नीचे आते हुए 2 दफ़ा उसने ट्रैवल किया, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी हम λ/4 में ऐड करें λ/4, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बनता है, हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा λ + λ, तो स्टूडेंट्स ये बन गया 2λ डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा λ/2। तो स्टूडेंट्स ये उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया अपने पहले कवर किए हुए डिस्टेंस के कंपैरिजन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जब L λ/4 ऊपर की तरफ मूव हुआ तो आपकी
बीम ऑफ लाइट ने λ/2 पहले से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ज़रा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये 80 टाइम्स लैम्डा के बराबर है, लेकिन अब ये 80 टाइम्स लैम्डा के बराबर नहीं रहा। अब ये ऊपर जाने की वजह से λ/2 ऐड कर चुका है, तो हम इसे कह सकते हैं अब ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो 80 लैम्डा जो कि पहले था प्लस λ/2 इसके बराबर है। यानी हम लोग कह सकते हैं अब ये 80.5 λ/2 इसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स अगर आप पाथ डिफरेंस निकालें तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे। तो पहले अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास 30 लैम्डा आ रहा था, तो अब वो पाथ डिफरेंस 30 लैम्डा नहीं आएगा बल्कि 30.5 लैम्डा आएगा, यानी 30.5 लैम्डा आएगा। तो वो कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी λ/2 का मल्टीपल बन जाए तो λ/2 के मल्टीपल के केस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि अगर हमने इसको λ/4 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा दिया तो अब जो इसने डिस्टेंस, अब जो इसने इंटरफेरेंस दिखानी है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी, अब वो जो इंटरफेरेंस है डिस्ट्रक्टिव होगी। यानी ये जो ए पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा था, अब इस जगह पे हमें ब्राइट लाइन नहीं नजर आनी चाहिए, अब इस जगह पे हमें डार्क लाइन नजर आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये ऊपर की तरफ जाने की वजह से जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर हम लोग देखें अगर, तो अगर ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है और प्रेसिजन स्क्रू की मदद से इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पे जो हमें फ्रिंजेस बनी हुई नज़र आ रही हैं, अगर हम इन फ्रिंजेस को नाम दें, जैसे हमने फर्स्ट फ्रिंज को ए का नाम दिया था, हम इसकी सेकंड फ्रिंज को नाम दे देते हैं बी का, थर्ड फ्रिंज को नाम दे देते हैं सी का, फोर्थ फ्रिंज को नाम दे देते हैं डी का, और फिफ्थ फ्रिंज को नाम दे देते हैं ई का। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमारा ये प्रेसिजन स्क्रू ऊपर की तरफ मूव कराता है हमारे मिरर को, तो वैसे वैसे ये फ्रिंजेस जो हैं वो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि इस वक्त अगर हमने इसको λ/4 ऊपर की तरफ मूव करवाया था तो उसका यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई थी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इससे कुछ पहले हो रही थी, यानी इससे पहले वाला हिस्सा जो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला था वो मूव करेगा आगे की तरफ, और वो इस हिस्से की जगह ले लेगा, और ये उससे आगे चला जाएगा, वो उससे आगे चला जाएगा, और इस तरह आगे 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 शिफ्ट होती जाएंगी हमारी फ्रिंजेस। यानी हर ब्राइट फ्रिंज जो हमें नज़र आ रही है वो एग्जैक्टली उस जगह पे चली जाएगी जो उससे थोड़े से आगे पोजीशन पे मौजूद डार्क फ्रिंज है। हर ब्राइट फ्रिंज अपने एडजेसेंट डार्क फ्रिंज की जगह ले लेगी जब हम इसको λ/4 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा लेंगे। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, अगर जो हमने इसकी मूवमेंट की है वो λ/4 नहीं थी, हमने जो इसकी मूवमेंट की अपवर्ड डायरेक्शन में वो λ/2 कर ली, यानी ये जो L हमने इस वक्त λ/4 लिया हुआ है ये λ/4 नहीं था बल्कि ये क्या था, ये λ/2 था। तो हमें पता है स्टूडेंट्स अगर λ/2 हुआ तो लाइट को ऊपर की तरफ जाने में λ/2 पहले की निस्बत एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और नीचे की तरफ आने में एक और λ/2 एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर टोटल बात करें तो λ/2 अपवर्ड डायरेक्शन में और λ/2 डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा, तो 2 λ/2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा लैम्डा। तो इस केस में अगर हमने इसे λ/2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया तो इसने पहले की निस्बत लैम्डा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर ये पहले 80 लैम्डा था तो अब कितना हो जाएगा, अब ये 81 लैम्डा हो जाएगा, और 110 लैम्डा में से जब हम 81 लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक होल नंबर आ रहा है। वो होल नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक दफ़ा फिर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है, क्योंकि पाथ डिफरेंस अभी भी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स अब इस केस में क्या होगा, ये जो हमें यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा है ये पैटर्न हमें बिल्कुल इसी तरह से नज़र आएगा, लेकिन उसमें एक चीज़ बदल गई होगी, और वो क्या बदली होगी, जो हमारी ए है, हमारी जो पहली ब्राइट फ्रिंज है जिसे हमने ए का नाम दिया, इस वक्त ये ब्राइट फ्रिंज मूव करके बी की जगह पे आ गई होगी, और जो हमारी बी ब्राइट फ्रिंज है वो मूव करके सी की जगह पे आ गई होगी, और जो सी है वो डी की जगह पे, और डी जो है वो ई की जगह पे आ गई होगी। यानी
अगर हम अपने इस मिरर को λ/2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारी ये जो फ्रिंजेस का पैटर्न नज़र आ रहा है उसमें एक ब्राइट फ्रिंज आगे चली जाती है और अपने आगे मौजूद ब्राइट फ्रिंज की जगह ले लेती है, और जो उससे अगली ब्राइट फ्रिंज होती है वो अपने से आगे मौजूद एजेसेंट ब्राइट फ्रिंज की जगह ले लेती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने सारी डिस्कशन की, अगर हम इसको समराइज करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम अपने इस मिरर को λ/4 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो हमारी फ्रिंजेस इस तरह से आगे की तरफ मूव करवा होती हैं कि एक ब्राइट फ्रिंज अपने एजेसेंट डार्क फ्रिंज की जगह ले लेती है। लेकिन अगर हम इसे λ/2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो एक ब्राइट फ्रिंज उससे अगली ब्राइट फ्रिंज की जगह ले लेती है। अब स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी देखें, अगर हम इसे लैम्डा ऊपर की तरफ मूव करवा दें, अब अगर लैम्डा ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो लाइट पहले की निस्बत कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लैम्डा ऊपर की तरफ जाते हुए और लैम्डा नीचे की तरफ आते हुए, यानी जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो पहले की निस्बत ट्रैवल करेगी वो 2 लैम्डा होगा। और 2 लैम्डा के साथ अगर पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो फिर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 80 है। अब 80 की बजाय 82 हो चुका है, तो डिफरेंस तो फिर से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आया, फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि एक ब्राइट फ्रिंज तो उस वक्त आगे चली गई थी जब λ/2 हमने मूव किया था, तो जब हमने लैम्डा मूव किया तो एक नहीं बल्कि 2 ब्राइट फ्रिंजेस आगे की तरफ चली जाएंगी। और अगर हम इससे भी आगे चले जाएं, अगर हम 1.5 लैम्डा इसको ऊपर की तरफ मूव करवाएं तो इसका मतलब है 3 ब्राइट फ्रिंजेस आगे की तरफ चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कह सकते हैं, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास L, ये जो हम लोगों ने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया था स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास L इसकी जो वैल्यू है वो λ/2 है, तो λ/2 का मतलब है कि हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज आगे चली जाएगी। यानी अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमारा ऑब्जर्वर या हम जो हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट में से ऑब्जर्व कर रहे हैं पैटर्न को, और हम प्रिसीजन स्क्रू की मदद से अपने मिरर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो हमारा मिरर ऊपर को मूव करता चला जाता है, और इसकी मूवमेंट के साथ साथ क्या होता है, हमारी फ्रिंजेस आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाती हैं। तो अगर इसकी मूवमेंट में सिर्फ इसकी अपवर्ड मूवमेंट अगर वो λ/2 के बराबर हो तो हमारी जो फ्रिंजेस आगे शिफ्ट हुई होंगी वो सिर्फ एक फ्रिंज जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हुई होगी। अगर इसको हम लिख देते हैं कि कितनी फ्रिंजेस आगे की तरफ शिफ्ट होंगी, 1 फ्रिंज आगे की तरफ शिफ्ट होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको 2 दफ़ा 2 टाइम्स ऑफ λ/2 मूव करवा देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ λ/2 का क्या मतलब है कि हमने लैम्डा मूव करवा दिया उसे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि हमारी 2 फ्रिंजेस जो हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगी। और अगर स्टूडेंट्स इसी हम आगे लेके चलते जाएं तो हम ये करें कि 3 टाइम्स हमने λ/2 अगर इसे मूव करवा दिया, ठीक है, यानी 1.5 लैम्डा मूव करा दिया, तो इसका मतलब है कि हमारी जो 3 फ्रिंजेस हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग काउंट करते चले जाएं कि जब हम अपने मिरर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं तो हमारी कितनी फ्रिंजेस हैं जो आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही हैं। जितनी फ्रिंजेस आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही होंगी उतने टाइम्स λ/2 हमारे मिरर ने डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया होगा। तो स्टूडेंट्स, फिर हम इसे जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो L है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा m टाइम्स λ/2। और m क्या है स्टूडेंट्स, m वो नंबर है जो हम लोग काउंट करेंगे अपनी फ्रिंजेस का जब वो एक जगह से ट्रैवल करके आगे चलती चली जा रही हैं। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो ऐसे होगा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से और फ्रिंजेस को काउंट कर रहे हैं कि कितनी फ्रिंजेस जो हैं वो हमारे इस
ऑब्जर्वेशन पैन के अंदर हमें नज़र आ रही हैं। तो हम क्या करते जाते हैं, प्रिसीजन स्क्रू से अपने जो मिरर है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं और साथ साथ काउंट करते जाते हैं 1 2 3 4, जितनी फ्रिंजेस हमारी आगे की तरफ मूव करती जा रही होंगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अगर वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस जो मिरर है इसने कितना डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। तो स्टूडेंट्स, काउंट करके हम बता सकते हैं कितना डिस्टेंस है। अब ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है? अगर देखें तो हमने जो मिनिमम डिस्टिंक्टिव पैटर्न को देखा था वो ये था कि अगर हमने इसे λ/4 ऊपर की तरफ मूव किया था तो हमने देखा था कि हमारी ब्राइट फ्रिंज ने अगली डार्क फ्रिंज की जगह ले ली थी। अब लेट्स सपोज हम लोग यही देखते हैं कि हमने देखा कि हमने इसको इतना थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया कि हमारी एक ब्राइट फ्रिंज ने अगली डार्क फ्रिंज की जगह ले ली। अब इतनी मूवमेंट जो है वो हमें फिजिकली तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये फ्रिंजेस का आगे शिफ्ट होना हमें बता देगा कि ये मिरर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। और अगर क्वेश्चन ये उठे कि जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था तो फिर कितना डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था, वो अगर हम पता लगाना चाहें तो स्टूडेंट्स वो तो ये लिखा हुआ है हमारे पास कि एल जो है जो अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट है वो किसके बराबर है, वो है λ/4 के बराबर। अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये एल हमारे पास इसी तरह से मौजूद है λ/4, और हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो ब्लू कलर की लाइट है और उसकी जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो है लेट्स सपोज 400 नैनोमीटर। अब अगर इस वेवलेंथ की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास एल किसके बराबर आएगा, 400 डिवाइडेड बाय 4, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हम लोगों ने क्या मेजर कर लिया, हम लोगों ने 100 नैनोमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है और इतना स्मॉल डिस्टेंस हमारा मिरर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमें इस फ्रिंजेस के पैटर्न में चेंज आता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे जो कम से कम डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं वो 100 नैनोमीटर है बाय यूजिंग अ लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर। इतना छोटा सा डिस्टेंस भी हम इसके साथ मेजर कर सकते हैं और ये जनरल फार्मूला है स्टूडेंट्स कि अगर हम ब्लू लाइट की बजाय किसी और लाइट को हम लोग यूज़ करें तो उस लाइट की वेवलेंथ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते जाएंगे और जितनी फ्रिंजेस आगे की तरफ जा रही हैं हम उन फ्रिंजेस को काउंट करते चले जाएंगे और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हम एल फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा जो मिरर था वो कितना ऊपर की तरफ मूव करके चला गया था। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी को अगर हम लोग देखें तो एल्बर्ट माइकलसन ने यूज़ किया था स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ जो है उसे मेजर करने के लिए। तो हमारे बुक की जो आखिरी इस आर्टिकल का जो आखिरी पैराग्राफ है स्टूडेंट्स उसके अंदर ये चीज़ भी मेंशन है, हम इसे देख सकते हैं कि रेड कैडमियम की लाइट जो थी वो यूज़ की गई और जो रेड कैडमियम की लाइट थी उस लाइट की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो थी उसको यूज़ किया गया और उसकी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बताई गई कि वो कितनी थी और उन वेवलेंथ्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ जो थी वो भी मेजर कर ली रेड कैडमियम लाइट को यूज़ करते हुए। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हमारी बुक के अंदर इसकी एक फिजिकल पिक्चर भी दिखाई गई है कि माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर होता किस तरह से फिजिकली। ये तो स्कीमेटिक थी जो हमने यहाँ पे देखी थी, लेकिन आप उसकी फिजिकल पिक्चर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर को पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से इस डिवाइस को यूज़ करते हुए हम स्मॉल डिस्टेंसेस को प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।